कुछ हफ्ते ज़रा खामोशी रही, अमन मुज़ाकरात और मुआहदे की बातें हुई, सफारतकारी नजर आई, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और उनके बकौल ईरान के मिसाइल अड्डों और उन कश्तियों को निशाना बनाया है जो समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि ये एक दफाई कार्रवाई थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि अमेरिका कहता है कि मुआहदे की उम्मीद अब भी मौजूद है। लेकिन क्या ईरान इन हमलों के दौरान मुआहदों पर रज़ामंद होगा? मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया। क्या ये डील के बदले इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है? और अगले माह से फुटबॉल का आलमी कप शुरू हो रहा है। इस मरतबा कई बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। देखिएगा कि ये तब्दीलियां क्या हैं। अमेरिका ने ईरान के जनूब पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है, जिनका हदफ अमेरिका के मुताबिक ईरान के मिसाइल अड्डों के अलावा वो कश्तियां थीं जो बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले इनके पहले अपने दिफा में किए गए हैं। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान एक नाजुक जगबंदी है और किसी डील तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। ईरान ने कहा है कि उसने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है और वो अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इस दौरान ईरानी हुकाम कतरी साल्सों से दोहा में मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बातचीत जारी है और ईरान के साथ किसी भी मुआहदे पर इत्तफाक में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की तरह इसमें कुछ वक्त लग सकता है। किसी एक सेंटेंस पर या किसी एक लफ्ज़ पर इत्तफाक करने पर वक्त लगता है। अगर मुआहदा होता है तो हमें इस पर काम करना होगा, लेकिन इस डील के बारे में ये कहूँगा कि या तो ये एक अच्छी डील होगी या होगी ही नहीं। अपने इंडिया के दौरे पर मिस्टर रूबियो ये कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। इससे कबल ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जल्द कोई डील हो। BBC की साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट आज़ाद मुशीरी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ताज़ा हमले इन मुज़ाकरात में मददगार साबित नहीं हो रहे। ईरानी हुक्काम बार बार ये कह रहे हैं कि एतमाद की कमी है। ऐसे में अगर वो दोहा में कतरी वज़ीर आज़म की मेज़बानी में जारी मुज़ाकरात में शरीक भी हैं तो ये समझना मुश्किल है कि हालिया हमले इन बातचीत को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि मामला महज कुछ अल्फाज पर इत्तफ़ाक़ का है और आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है। इसी दौरान लुबनान की सूरत हाल भी अहम है, जहाँ इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वो हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेंगे। ये बात अहम है कि ईरान इन दोनों तनाज़ात को एक दूसरे से जोड़कर देखता है, भले ही अमेरिका इसे इस तरह ना देखता हो। और दूसरी जानिब इसराइल की तरफ से लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की वजह से बैरूत के जनूब के मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग अपने घरों से नकल मकानी कर रहे हैं। इंटरनेट पर जारी वीडियोज़ में गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा सकती हैं। मकामी लोग इसराइल की जानिब से हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर मुमकिना हमलों के ख़दशे के पेश नज़र पहले ही अपने घर छोड़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनका मुल्क एक बार फिर हिज़्बुल्लाह के साथ जंग की सूरत हाल में है, क्योंकि उनके बकौल हिज़्बुल्लाह उन इसराइली फ़ौजियों को निशाना बना रही है जो मुल्क के जनूब में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान का इसरार है कि अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी अमन मुआहदे में ख़ित्ते में जारी तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंग बंदी शामिल होनी चाहिए। और अगर ईरान के साथ अमन चाहिए तो क्या इसराइल को भी तस्लीम करना होगा? सदर ट्रंप ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और कई दूसरे मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने वाले इब्राहीमी मुआहदों में शामिल हों। लेकिन इस बार उन्होंने इस मुतालबे को ईरान जंग के ख़ात्मे और मुमकिना अमन मुआहदे के साथ जोड़ दिया है। यही हमारे आज के ट्रेंडिंग सेगमेंट का मौजू होगा। सवाल अब ईरान और अमेरिका के दरमियान डील का नहीं, बल्कि ये है कि क्या मशरक़ वुस्ता में सियासी तब्दीलियों की भी कोशिश हो रही है। और सबसे अहम सवाल, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे ममालिक इस दबाव को कबूल करेंगे? सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और उर्दन समेत कई ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इब्राहीमी मुआहदों में शामिल हों। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान के साथ मुआहदा हो जाता है तो ये एक तारीख़ी आलमी इत्तेहाद बन सकता है। अब्राहम अकॉर्ड्स का आगाज़ सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था, जब मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे अहम मुस्लिम ममालिक अब तक इस अमल से दूर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि वो किसी ऐसे मुआहदे की हिमायत नहीं करेगा जो मुल्क के बुनियादी नज़रियात के ख़िलाफ़ हो।
پاکستان کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ، اسرائیل کی علاقائی کارروائیوں اور فلسطینی مسئلے کے موجودہ ماحول میں نئے عرب یا مسلم ممالک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ صرف ایران کے ساتھ ایک معاہدہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سیاسی اور سفارتی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خطے کے مسلم ممالک اس نئے نقشے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یا فلسطین کا مسئلہ اب بھی اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ اور اب ذکر برطانیہ کا، جہاں اسکاٹ لینڈ کی سابق فرسٹ سیکرٹری اور اسکاٹش نیشنل پارٹی SNP کی سابق سربراہ نکولا سٹرجن کے سابق شوہر پیٹر مرل نے 4 لاکھ پاؤنڈز کی خرد برد کا اعتراف کر لیا ہے، جس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں بعض سیاستدانوں کے خلاف مبینہ کرپشن اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ تو کیا ان معاملات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے BBC اردو کے ساتھی حسین عسکری۔ حسین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیٹر مرل کا معاملہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ یہ اصل میں 2010 سے 2022 تک کوئی 6,60,000 پاؤنڈز ڈونیشنز ملی تھی، اور یہ ان لوگوں نے دی تھی جو کہ اسکاٹ لینڈ کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کر رہے تھے، وہ ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے یہ پیسے دیے تھے۔ ہوا یہ کہ اس میں سے ان کے اوپر پیٹر مرل پہ یہ الزام، جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ انہوں نے اس میں سے 4 لاکھ پاؤنڈ کے خوب مہنگی چیزیں خریدی، اس کو خرد برد کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کی۔ اس میں سے ایک بہت ہی قیمتی ایک موٹر ہوم خریدا، زیورات خریدے اور بہت قیمتی اشیاء اس میں سے خریدی۔ اچھا، یہ جو پیٹر مرل ہیں، یہ آپ کو یاد ہو اگر کہ جو اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر تھیں نکولا سٹرجن، ان کے یہ ہسبینڈ تھے، اور اس کے بعد یہ 2 سال تک پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اس سارے معاملے کی، اور اس کے بعد ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا۔ اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ نکولا سٹرجن اور پیٹر مرل کی جو شادی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ختم ہوئی کہ یہ جب یہ معاملہ ہوا ان کے گھر پہ، اور لیکن نکولا سٹرجن نے کہا کہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسے اس طرح سے خرد برد کیے گئے ہیں، اور یہ پیٹر مرل نے ڈاکومنٹس باقاعدہ جعلی اس طرح کے بنائے، جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں جو میں خرید رہا ہوں یہ اصل میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کے لیے خرید رہا ہوں، جس کے وہ چیف ایگزیکٹو رہے۔ اچھا، گزشتہ کچھ عرصے میں برطانیہ میں سیاسی عہدوں پر موجود جو ارکان ہیں، ان سے متعلق کرپشن اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے واقعات ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اضافہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے، کیونکہ کئی واقعات سامنے آئے۔ ایک تو ریفارم پارٹی کے جو یہ نائجل فراج ہیں، اس کے جو صدر ہیں، وہ انہوں نے ابھی ان کے اوپر یہ ایک کیس سامنے آیا کہ 5 ملین ان کو پاؤنڈ کا ان کو دیے گئے پیسے، جس کو وہ اس وقت دیے گئے جب وہ اس وقت MP نہیں بنے تھے، اور وہ اس لیے دیے گئے ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے ایک سپورٹر نے ان کو دیے۔ لیکن نائجل فراج کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کوئی غلط کام نہیں ہوا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے رابرٹ جینرک جو ہیں وہ تھے، وہ اس وقت ریفارم پارٹی کے MP ہیں، لیکن 2024 میں وہ کنزرویٹو پارٹی کے MP تھے۔ ان کو کوئی 40,000 پاؤنڈ ڈونیشن ملی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ اسی طرح سے ایک اور ہیں اینجلا رینر جی، وہ لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر تھیں۔ ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک دوسری پراپرٹی خریدی، اور اس کا جو آپ دوسری پراپرٹی خریدتے ہیں برطانیہ میں تو اس پہ کافی زیادہ اسٹیمپ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، کوئی 48,000 پاؤنڈ ڈیوٹی انہوں نے بچانے کی کوشش کی، ان کے اوپر یہ الزام لگا۔ تو یہ مسلسل اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں یہاں برطانیہ میں۔ حسین عسکری، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ بیلجیم میں کم از کم 4 افراد ایک ٹرین اور اسکول کی منی بس کے درمیان تصادم میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ 7 بچے، ایک نگراں اور منی بس ڈرائیور مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کے فوری بعد بیگن ہاؤٹ کے قصبے میں ایک ریلوے کراسنگ پر موجود تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق کراسنگ کی حفاظتی بارڈ نیچے تھی۔ ٹرین میں سوار کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ افریقی ملک کانگو کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں حکام ایبولا کے پھیلاؤ کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس سے اب تک
कम से कम 220 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक मशरक़ी कॉन्गो में जारी तनाज़ा और बैन अक़वामी इमदाद में कमी के बायस इस बीमारी से निपटना मज़ीद मुश्किल हो गया है। मॉस्को ने गैर मुल्की शहरियों को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को छोड़ने जबकि आम लोगों को भी सरकारी इमारतों से दूर रहने का हुक्म दिया है। रूसी हुक्काम ने खबरदार किया है कि वो यूक्रेनी फ़ौज से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाएंगे, जिनमें ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियाँ भी शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर शदीद हमले किए। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये हमले सफारतकारों को खौफज़दा करने के लिए किए जा रहे हैं। शहरों में ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों के लिए बिजली एक लाजमी चीज़ है। बिजली बंद हो तो लगता है जैसे ज़िंदगी बज़ात खुद रुक सी गई है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में दूर दराज के देही इलाकों में लोग आज भी बिजली के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी एक ऐसा ही गाँव है जहाँ बिजली की रोशनी नहीं पहुँचती। तो बग़ैर बिजली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है, हमें बता रहे हैं रियाज मसूर और इकबाल हुसैन। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कुपवारा ज़िले में खूबसूरत हिमालयाई सिलसिले के दरमियान वाक़या इस गांव के सिर्फ रास्ते ही दुश्वार नहीं हैं, यहाँ की ज़िंदगी भी मुश्किलात के बीच घिरी हुई है। दिन भर मशक्क़त के बाद जब शाम होती है तो यहाँ के लोग एक नई जद्दोजहद शुरू करते हैं। हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में LOC के निहायत करीब वाक़ा कुपवाड़ा के वंदजी गांव में हैं। आपको लग रहा होगा कि हम किसी गुफा में हैं। जी नहीं, हम एक बाकायदा हाउस होल्ड में हैं जहां 21वीं सदी में भी वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई में इस तरह मदद करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब है वंदजी में, इसलिए यहाँ पर ये पावर नहीं है, इसलिए हम ये जलाते हैं। जो नई नस्ल है, छोटे बच्चे, ये बिल्कुल ख़राब हो गए सर। न पढ़ पाता है, न कुछ कर पाता है, न मोबाइल हमारा चार्ज होता है। जो आजकल ज़माना है वो अंडरनेट का है। जब यहाँ पावर ही नहीं है तो नेट किस पे चलाए। सड़क राबितों की कमी और बिजली की नायाबी की वजह से यहाँ लोगों के दिन पहाड़ियाँ सर करते गुजरते हैं और रातें मशलों के धुएं से जूझते हुए गुजरती हैं। 500 से भी कम आबादी वाले इस गांव के अक्सर लोग शाम को मशलों से रोशनी करते करते छाती, गले और आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। धुआं जो है आयत के, हम 2-3 गाड़ियां लकड़ी जलाता है, फिर बुखारी जलाता है। पेन जो उठा है मेरे को उसी से उठा है। हम आए हैं 60 साल, हमारा दादा परदादा बाबा, हमने कुछ नहीं देखा, हमारा बच्चा क्या देखेगा। इस सरहदी गांव में बिजली की नायाबी ने खवातीन को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। पड़ोसी बस्तियों में लोग किचन में जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पुराने जमाने की तरह आग जलानी पड़ती है। स्कूल से आकर पढ़ना हो तो मशाल जलाते हैं, उससे आंखें भी खराब हो जाती हैं और गला भी। बहुत लोग बीमार हो गए हैं। हुकाम कहते हैं कि इस गांव में बिजली पहुंचाने में रास्तों की दुश्वारी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। ये जो एरिया है वहाँ ये मटेरियल लिफ्ट करना ये बड़ा डिफिकल्ट है। अलॉटमेंट पोल है, ट्रांसफार्मर है, कंडक्टर है, उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया है, तो वर्क अंडर एग्जीक्यूशन है, वो जाएगा, इस साल में हो जाएगा। नस्ल दर नस्ल अंधेरे में रहने के बाद अब लोग नई नस्ल को अंधेरे और धुएं दोनों से बचाना चाहते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कुपवारा ज़िले में LOC के निहायत करीब वाक़ा बडनंबल का ये इलाका है जहाँ पर लोगों की 5 नस्लों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी है। 6ठी नस्ल अब परवान चढ़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद इस नस्ल को बिजली की रोशनी देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, कुपवारा, कश्मीर। और फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू हो रहा है और कई एतबार से ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। इनमें पहले से ज़्यादा टीमें मौजूद हैं, ज़्यादा सफ़र और कहीं ज़्यादा तफरीही अनासर शामिल होंगे। अली काज़मी की ज़बानी देखते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में आपको क्या कुछ नया नज़र आएगा। फुटबॉल का खूबसूरत खेल अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है।
2026 फीफा वर्ल्ड कप में इस बार कई नई चीज़ें मुतारिफ होंगी, जिनमें 3 सबसे अहम ये है। सबसे पहले टूर्नामेंट का हुज्म। इस साल वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 32 से बढ़कर 48 हो जाएगी। मैचेस की कुल तादाद भी 64 से बढ़कर 104 तक पहुंच जाएगी और 4 टीमें पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी: केप वर्डे, क्यूरासाओ, उर्दन और उज़्बेकिस्तान। ट्रॉफी जीतने के लिए अब टीमों को 7 की बजाय 8 मैचेस का तवील सफ़र तय करना होगा, जिससे खिलाड़ियों की थकन के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं। अब आए जोग्राफिया पे। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 3 ममालिक इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे: अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। मुख्तलिफ टाइम जोन्स में सफ़र के बायस खिलाड़ियों की थकन को कम करने के लिए फीफा ग्रुप मरहले में सफ़र के 3 इलाकाई जोन्स मुतारिफ करवा रहा है: मगरब, वस्त और मशरिक। ताहम अगले मरहले में कोई टीम लॉस एंजल्स में खेलकर ह्यूस्टन और फिर बॉस्टन तक प्रवास कर सकती है, यानी तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफ़र। एक से ज़्यादा मुल्कों में होने वाले नॉकआउट मैचेस के बायस शायकीन के लिए भारी अखराजात और पेचीदा वीज़ा मामलात के खदशात भी सामने आए हैं। तीसरी तब्दीली का ताल्लुक फुटबॉल से नहीं। फाइनल में पहली बार हाफ टाइम शो पेश किया जाएगा। अमरीकी सुपर बोल की तर्ज पर एक बड़ा और सितारों से सजा हुआ शो होगा। मैडोना, शकीरा और BTS इस शानदार शो में परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि ये वर्ल्ड कप के असूलों के खिलाफ है। ज़्यादा टीमें, ज़्यादा मैचेस, ज़्यादा सफ़र और एक चमचमाता हाफ टाइम शो। 2026 वर्ल्ड कप मुख्तलिफ तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये शायकीन और खिलाड़ियों के तजुर्बे को भी बदल देगा? और तफसील आप सुन रहे थे अली काज़मी से। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम रोज़ शाम 7:30 बजे आप आज न्यूज़ TV पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप इसे हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। अज़न फैज़ल को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।